हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके रक्षित भैया आज आपको कराएंगे चैप्टर 5 बिजनेस स्टडीज का, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा बच्चे, अब तक हम प्लानिंग तक कर चुके हैं। प्लानिंग का क्या मतलब है? प्लानिंग का सिंपल शब्दों में मतलब था कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसे मैनेजमेंट करनी है, उसका प्लान बनाना है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला प्रोसेस, जो प्लानिंग के बिल्कुल बाद में होता है, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। चलो एक एक करके वर्ड टू वर्ड समझेंगे डेफिनेशन को। प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज। मतलब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, देखो, मान लो आपने मैनेजमेंट करनी है। चलिए इसको एक एग्जांपल की तरह साइड बाय साइड समझेंगे। मान लीजिए आपके स्कूल में आपको एनुअल फंक्शन करवाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो अब ऑलरेडी हमने प्लान बना लिया था कि एनुअल फंक्शन के लिए क्या क्या चाहिए होगा, कब कब क्या क्या चाहिए होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट स्टेप होगा जिसमें हम सारी सारी एक्टिविटीज, जो जो चीजें होने वाली हैं, उनको अच्छे से डिफाइन करेंगे कि कौन सा कार्य किसका है, और उसको अपने एंटरप्राइज में, अपने बिजनेस में उनको ग्रुप करेंगे कि चीजों को करना कैसे है। मतलब मान लेते हैं, देखिए एनुअल फंक्शन में खाना भी लगेगा, उसके लिए एक सोशल मीडिया टीम भी बनानी पड़ेगी, एक मार्केटिंग टीम भी बनानी पड़ेगी, एक डेकोरेशन टीम भी बनानी पड़ेगी। तो ये हमने क्या किया, हमने डिफाइन कर दिया थोड़ा रोल्स को, और एक्टिविटीज को एक जैसी को ग्रुप कर दिया एक साथ। अब जैसे जो खाना बनाने वाला होगा वो बेवरेजेस पे भी ध्यान देगा, खाने पर भी ध्यान देगा, तो वो एक ग्रुप कर दी उसके अंडर। तो पहला काम ये। एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम। देखो, हर एक के ऊपर एक लीडर तो होना पड़ेगा, उनके साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, जहाँ पे वो बताएंगे कि भैया जी हमने ये काम कर दिया है। जैसे अब आप अगर स्कूल में इवेंट करा रहे हो, मे बी आप अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड को बताएंगे कि हाँ जी हमने ये काम कर दिया है, या फिर अपने प्रिंसिपल को बताएंगे जी ये काम हो गया है, या इसके लिए इतना बजट अलॉट हुआ था, हमने इसमें ये कर दिया है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं, उनको अलग अलग चीजों में ग्रुप करते हैं, और ग्रुप करने के बाद एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं कि चीजें किसको बताई जाएंगी, किस ऑर्डर में उसका फ्लो चलेगा। चलिए, होपफुली डेफिनेशन समझ आई होगी आपको। नाउ विल बी मूविंग ऑन टुवर्ड्स फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, भैया बड़े इजी तरीके से सिखाएंगे, और जैसे कि आपको भैया की आदत का पता है, एंड में एक इजी तरीका भी सिखाएंगे आपको कि करना कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फीचर्स में सबसे पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन। देखो, ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहली चीज होती है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था। सारे लोगों को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा बताकर रखना पड़ेगा कि भैया हमारे एंड से ये काम हो गया, आपके एंड से क्या ये काम हो चुका है, ताकि एक फ्लो के साथ काम चले। बिकॉज हमारा एट द एंड ऑफ द डे गोल क्या है, हमारा एनुअल फंक्शन अच्छा हो। तो अगर फूड एंड बेवरेज सिर्फ अपने बारे सोचेगा और बाकियों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, डेकोरेशन वाले के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, तो क्या होगा, दिक्कत आएगी। तो ऑर्गेनाइजिंग में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप आता है डिवीजन ऑफ वर्क। ऑर्गेनाइजिंग में हम करते क्या हैं, हम करते हैं काम को डिवाइड। ठीक है, अब जब हम काम को डिवाइड करेंगे ना, तो उससे होगा क्या कि हर बंदा जो उस काम को करने के लिए सही है, वो उस काम को करेगा। अब सोशल मीडिया टीम में किसको रखेंगे, हमें पता है, जो कि कैमरा के सामने आके बोल पाएगा, या फिर जिसने रील्स को एडिट करना है। डेकोरेशन टीम में किसको रखेंगे, जो मे बी आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा हो, जो स्पेशलाइज हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिवीजन कर दी काम की। ठीक है जी। अगला फीचर है ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस। बच्चे इसको हम एक बारी दोबारा भी पढ़ेंगे, अभी एक बारी समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है कि ये ऐसा नहीं है कि सब चीजें एक साथ चल रही हैं। चीजें चलती हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब कुछ चलेगा। हर चीज करने का एक स्टेप टू स्टेप तरीका होगा। तो ऑर्गेनाइजिंग में हर चीज स्टेप के साथ चलेगी। नेक्स्ट होता है ट्रांसलेटिंग प्लान्स। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला प्रोसेस क्या है बेटा, प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग में अब हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग में नेक्स्ट स्टेप है उन बनाए हुए प्लान्स को कन्वर्ट करना, उन पर अमल करना, या फिर उन पर काम करना। तो हम प्लान्स को ट्रांसलेट कर रहे हैं इनटू एक्चुअल वर्क, मतलब सिर्फ दिमाग में सोच नहीं रहे, एक्चुअली काम करना शुरू कर रहे हैं। चलिए, ये है एक मशीन ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे देखो,
अब सिंपल सी बात है, जैसे फैक्ट्री में मशीन के बिना नहीं चलता। फैक्ट्री में मशीन क्या करती है, कितने यूनिट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये सब चीजें मशीन की हेल्प से डिसाइड हो पाती हैं। तो सिमिलरली ऑर्गेनाइजिंग भी मैनेजमेंट की एक मशीन है। क्यों? ये एक ढांचा है, ये एक स्ट्रक्चर है जो कि आपकी मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। अगर आपकी मशीन खराब होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली यूनिट्स भी ज्यादा नहीं बन पाएंगे। मान लो मेरी जूते बनाने की मशीन खराब है तो मैं ज्यादा जूते नहीं बना पाऊंगा। वैसे ही अगर मेरी ऑर्गेनाइजिंग खराब है, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर खराब है, तो मेरी सारी की सारी मशीन खराब है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन पूरी की पूरी डूब जाएगी, चाहे मेरा जितना मर्जी अच्छा प्लान क्यों ना हो। लास्ट लास्ट ये तो सब में कॉमन पॉइंट भी आ जाता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में जितने मर्जी स्ट्रक्चर डिवाइड कर लो, जितने मर्जी काम डिवाइड कर लो, जो मर्जी काम जिस मर्जी को सौंप दो, पर सबका एक गोल तो रहेगा। अब जैसे इस सिनेरियो में हमारी एग्जांपल में क्या होगा कि हमें एनुअल फंक्शन को सबसे अच्छे तरीके से करना है कि भैया हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन है, XYZ स्कूल का एनुअल फंक्शन है, उसको एक सबसे बेस्ट तरीके से हमने कराना है। तो सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव तो सेम ही रहेगा। नो डाउट सबके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, बट सबका एक ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा, स्कूल का सबसे बेस्ट एनुअल फंक्शन। होपफुली आपको फीचर समझ आए। अब हम इसको याद करने का एक तरीका भी समझ लेते हैं। वही पुराना मेथड चलेगा हमारा। C माने कोऑर्डिनेशन, D से डिवीजन, P से प्रोसेस, T माने ट्रांसलेटिंग, M से मशीन, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। याद करने का फिर से एक इजी और फनी तरीका ले आए हैं रक्षित भैया। हाँ जी, CDPTMO माने क्रश देखी, पढ़ाई टली, मार्क्स ऑफ। ठीक है, समझे बात कि जैसे ही मैंने अपनी क्रश को देखा, मेरी तो पढ़ाई टल गई, पढ़ाई से ध्यान हटा और उस चक्कर में मेरे मार्क्स हो गए ऑफ, मतलब मार्क्स तो आए नहीं। इसको ऐसे भी कर सकते हो, मार्क्स 0, 0 माने ओ। ठीक है, ये एक इजी तरीका है जिससे आप इस चीज को याद कर सकते हैं। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजिंग क्यों जरूरी है, ये हम समझेंगे एक एक कर कर। पहला है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बच्चे मैंने आपको क्या बताया, डेकोरेशन की अलग टीम लगा दी, सोशल मीडिया की अलग टीम बना दी, फूड एंड बेवरेज की अलग टीम बना दी। ये काम डिवाइड करने से हुआ क्या, जैसे कि मैंने बताया, जो इंसान डेकोरेशन में अच्छा होगा वो डेकोरेशन कर देगा, जो इंसान रील्स बनाने में अच्छा होगा वो सोशल मीडिया का पार्ट बन जाएगा, जो इंसान खाना बनाने में अच्छा होगा या खाना परखने में अच्छा होगा वो फूड एंड बेवरेज टीम में चला जाएगा। क्या हुआ, जो इंसान जिस काम के लिए अच्छा था उसको वो काम सौंप दिया गया, जिससे हर काम बेस्ट तरीके से हो पाया। यानी बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिला, हर चीज एक स्पेशलाइज तरीके से हो पाई क्योंकि काम सही ढंग से बटा था। नेक्स्ट, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, मान लीजिए एनुअल फंक्शन बहुत अच्छा गया, एनुअल फंक्शन में क्या हुआ, एक गलती हो गई छोटी सी, खाना इतना स्वाद नहीं था। तो क्या आप हर इंसान को डांटेंगे या उस डिपार्टमेंट को डांटेंगे जिसकी जिम्मेदारी थी खाना बनाना? ऑब्वियसली उस डिपार्टमेंट को डांटेंगे। मतलब समझे, एडमिनिस्टर करना कितना आसान हो गया और इफेक्टिव हो गया जब आपने डिपार्टमेंट्स में काम को डिवाइड कर दिया। तो आपको पता है किस डिपार्टमेंट को कैसे मैनेज करना है। आप फूड एंड बेवरेज मैनेजमेंट को नहीं सिखाएंगे कि भैया आपकी रील वायरल जानी चाहिए, कैसे वायरल जाएगी, नहीं, उनका काम है खाना बनाना। तो आप एडमिनिस्टर अच्छे से कर पाएंगे रोल्स अच्छे से डिवाइड होने के बाद। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। लोगों को उनके काम पता रहते हैं कि उन क्या काम करने हैं, उनके काम क्लियर रहते हैं, उनको ये पता है कि ये वाला काम करने के बाद मुझे किसको अकाउंटेबल होना है, किसको बात बतानी है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आ जाता है अडेप्टेशन टू चेंज। बदलाव करना बहुत आसान है। ठीक है जी, बदलाव करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। देखो सिंपल सी बात है बच्चे, अगर एक स्ट्रक्चर बना हो ना, स्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए चीजें तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर का एक हिस्सा बदलना पड़ता है। लेकिन अब सोचो कि हर काम आप कर रहे हो और एक काम में भी बदलाव आया, आपका सारे का सारा स्केड्यूल हिल जाएगा और आपको सारे काम इधर उधर करने पड़ेंगे। तो इसलिए जब एक स्ट्रक्चर आसान हो तो ईजिली आप चेंज से अडेप्ट कर पाते हैं। अगला पॉइंट बहुत ही आसान है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज बहुत आराम से ऑप्टिमम ढंग से यूज हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, आपकी फॉर्म में रिसोर्सेज है, जब उनको सही तरीके से डिवाइड किया जाए कि फूड को कितना देना है, डेकोरेशन को कितना देना है, आपके रिसोर्सेज बड़े आराम से सही ढंग से इस्तेमाल हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। देखो नो डाउट बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन तो आया,
पर देखो इंसान सीखता ही है। अब जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अब मैंने आपको एज अ स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया आप हो मेरे होनहार स्टूडेंट, आपका काम है सोशल मीडिया पे मेरी रील वायरल जानी चाहिए। ठीक है, क्या हुआ, आपने उसके लिए 10 चीजें सीखी, 10 चीजें की, आपने देखा वायरल कैसे करें। ठीक है, तो आप एक नीश में कितने अच्छे से डेवलप होना शुरू हो गए। तो एक एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पर कितना ज्यादा ध्यान गया। तो जब आप किसी को एक जिम्मेदारी देते हो ना, तो उसे वो अच्छे से अगर करे तो उसकी डेवलपमेंट भी होती है, और अगर उसकी डेवलपमेंट होगी तो इवेंचुअली फर्म की डेवलपमेंट तो होगी ही होगी। चलिए बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये तो समझाने की भी जरूरत नहीं है, अगर एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है, तो स्ट्रक्चर अच्छा लगेगा, काम अच्छे से बांटना पड़ेगा, स्ट्रक्चर अच्छा लगेगा। अगर आपने ये सब चीजों को अच्छे से किया तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंशन और ग्रोथ तो पक्की ही पक्की है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस को समझना कैसे है इसको भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस के मैंने जो वर्ड्स मार्क कर दिए हैं, SAWCODE, इससे एक छोटी सी एब्रीविएशन बना दी गई है, सॉ कोड। ठीक है जी, याद करने का एक आसान ढंग है जिससे आपको इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भूलेंगी नहीं। 100 कोड, एस माने स्पेशलाइजेशन, ऐसे ही सी को अगर आप देखें तो सी माने चेंज, ओ माने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो इससे आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, जब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजिंग अपने आप में एक प्रोसेस भी है, ऑर्गेनाइजिंग अपने आप में एक स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, प्रोसेस कैसे है ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ऑर्गेनाइजिंग में हम करते क्या है बच्चे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजों को सही ढंग से किया जाता है। अब ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस तो आपको ऑलरेडी समझ आ गया। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि भैया ऑर्गेनाइजिंग क्या थी, मशीन ऑफ मैनेजमेंट थी। मतलब हमने एक ढांचा तैयार किया था जिसमें हमने अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स तैयार किए थे। हमने क्या किया, फर्म को एक स्ट्रक्चर दे दिया कि हाँ भाई मेन हेड तो सेम है, लेकिन आगे हमने 4 हेड बना दिए, डेकोरेशन का अलग हेड, फूड का अलग हेड। ऐसे ऐसे करके हमने एक फर्म को पूरा स्ट्रक्चर दे दिया। इससे क्या हुआ बच्चे, मैनेजमेंट हो गई आसान। तो ऑर्गेनाइजिंग अपने आप में ही एक प्रोसेस भी है, ऑर्गेनाइजिंग अपने आप में एक स्ट्रक्चर भी है। बड़ी बार ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ जाता है कि बताइए हाउ इज ऑर्गेनाइजिंग अ प्रोसेस, हाउ इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्ट्रक्चर। इसी को आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है कि प्रोसेस इसलिए है बिकॉज इसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करनी पड़ती है। स्ट्रक्चर ये इसीलिए है क्योंकि इसमें हर चीज को एक अच्छे तरीके से डिवाइड किया जाता है, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग बनाया जाता है। नेक्स्ट हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। देखिए, प्लानिंग का भी एक प्रोसेस था, हर चीज एक प्रोसेस में चलती है। अब वो प्रोसेस है क्या, उसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, इधर वाले पॉइंट्स इधर उधर कर दोगे तो चलेगा, फीचर्स इधर उधर होगा, इंपॉर्टेंस इधर उधर होगी, चलेगा, बट प्रोसेस इधर उधर नहीं कर सकते। प्रोसेस सारा का सारा एक स्टेप वाइज ऑर्डर में याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने प्रोसेस में इधर उधर गलती कर दी तो आपका सारे का सारा आंसर गलत काउंट हो जाएगा। चलिए समझते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। चलो प्लान बहुत अच्छा बन गया। अब मैंने सोच लिया कि मुझे एनुअल फंक्शन कराना है, उसका इतना बजट रखूंगा, इतना ये सब रखूंगा, ये काम होना चाहिए। पर अब मैं क्या करूंगा, वो सारे के सारे काम को पहले तो आइडेंटिफाई करूंगा, फिर मैं उसे करूंगा अच्छे से डिवाइड। यार खाना बनाना है, ड्रिंक्स लेकर आनी है, रील्स बनानी है, रील्स को एडिट करना है, चलो ये 4 काम लेकर चलते हैं। क्या किया मैंने, पहले तो सारे काम मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। अब जो एक जैसे दिखने वाले काम थे ना, मैंने उनको कर दिया डिवाइड। क्या किया, उनको डिवाइड कर दिया कि यार खाने के लिए और ड्रिंक के लिए अलग अलग बंदा तो बनाऊंगा नहीं, तो खाने और ड्रिंक को साथ में कर देता हूँ। वैसे ही रील बनाने वाली और एडिट करने वाली टीम साथ में कर देता हूँ। मैंने क्या किया, काम को डिवाइड कर दिया अलग अलग हिस्सों में। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब काम को डिवाइड तो कर दिया, अब हर काम के लिए एक डिपार्टमेंट सेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हर काम के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डिपार्टमेंट सेट। तो जैसे मैंने क्या किया था, फूड एंड बेवरेज को साथ में किया था, तो मैंने उसको रख दिया फूड डिपार्टमेंट, उसका नाम रख दिया फूड डिपार्टमेंट। फिर आ गया अगला पॉइंट, जैसे मैंने रील्स बनाने वाला और एडिट करने वाला, उसका नाम रख दिया सोशल मीडिया
डिपार्टमेंट। ठीक है जी, मैंने क्या किया यहाँ पे, हर चीज के डिपार्टमेंट्स बना दिए। ठीक है जी, ये वाला डिपार्टमेंट इन इन चीजों के लिए अकाउंटेबल रहेगा, तो मैंने कर दी डिपार्टमेंटलाइजेशन। ऑल राइट, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट काम है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। देखो बच्चे, आइडेंटिफिकेशन भी होगी, डिपार्टमेंट्स भी बना दिए, पर डिपार्टमेंट को हमने तो बना दिया, बट अभी हमने डिपार्टमेंट को बताया थोड़ी ना कि उनके काम क्या है। अब है हमारी बारी, एक बॉस की बारी, ये बताने की कि इस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की ये सब ड्यूटीज हैं, उसको ये सारी ड्यूटीज निभानी पड़ेंगी, उसको ये सारे काम A to Z करने पड़ेंगे, अच्छे ढंग से करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये बताना अपने आप में ड्यूटीज असाइन करना है कि भैया फूड एंड बेवरेज वाले, आपका काम है अच्छे से खाना मिले, ड्रिंक्स इतनी होनी चाहिए, खाने में इतनी आइटम्स होनी चाहिए, पानी हर एक के पास पहुंचना चाहिए, नैपकिन्स में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। क्या किया, उनको ड्यूटीज मैंने असाइन कर दी कि इस ड्यूटी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, once I have assigned the duties, next step है establishing reporting relationships। देखो, अब आपने उनको काम बता दिया, वो काम करेंगे भी, पर कल को उनको कोई चीज पूछनी है तो अप्रूवल तो लेना पड़ेगा ना। कल को उनको बताना है कि हमने ये काम कर लिया, किसको बताएंगे जाकर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, माने रिपोर्ट करना है भैया आपको। जब आपने खाना तैयार करवा दिया, आप किसको रिपोर्ट करोगे, आप अपने बॉस को रिपोर्ट करोगे कि सर जी खाना जो आपने कहा था सबका सब तैयार हो गया है, अब उसको आप एक बार आकर देखना चाहते हैं, हमने चख लिया है, अगर आप लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। डेकोरेशन जो आपने कही थी सारी, जिस तरह आपने कही थी, सबकी सब हो गई है। ठीक है, यहाँ पे आप एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हो। अब फूड वाला जाके डेकोरेशन वाले को थोड़ा ना इन्फॉर्म करने बैठेगा भैया खाना लग गया। ठीक है ना, फूड वाला जाके तो मेन बॉस को बताएगा ना कि सर खाना लगवा दिया है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया कि भैया फूड वाला किसको बताएगा कि उसका काम हो गया, या फूड वाले को कोई दिक्कत आएगी किससे पूछने जाएगा। तो यहाँ पे हमने कर दिया एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टैब्लिश। ठीक है जी, इसको भी याद करने का एक तरीका समझ लेते हैं। याद रखना है कि इसको इधर उधर नहीं करना ऑर्डर को। IDAE माने इंटरेस्ट देखा, अकाउंट एम्प्टी। जैसे ही मैंने देखा कि भैया मैंने तो ले लिया है कर्जा, अब इस पे जो इंटरेस्ट मैंने जैसे ही देखा, साथ ही मेरा अकाउंट हो गया एम्प्टी। ठीक है जी, याद करने का फिर से एक इजी तरीका दे दिया। ऐसे ही है, रक्षित भैया के साथ जुड़े रहोगे, कभी टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, हर चीज का एक इजी मेथड निकाल के दे देंगे। बस आपने साथ साथ चीजों को पढ़ते जाना और समझते जाना। बाकी डिटेल नोट्स आपको इसके साइड बाय साइड मिलते जाएंगे, बस आपने नीचे लिंक पर जाना है, बायो पर जाना है, और आपको डिटेल नोट्स इस चैप्टर के भी मिल जाएंगे। मूविंग टुवर्ड्स आवर वेरी नेक्स्ट टॉपिक, बड़ा आसान टॉपिक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसको तो दो एग्जाम्पल से ही बड़े सिंपल तरीके से याद कर लेना, एक एक करके सारी चीज़ों को समझाता भी रहूँगा। फॉर्मल है, जब आप स्कूल में जाते हो आपके क्या करते हैं, सेक्शंस बना दिए जाते हैं, हर स्टूडेंट के सेक्शन बना दिए कि इस सेक्शन में इतने बच्चे, इतने सेक्शन में इतने बच्चे। ये है आपकी एक हिसाब से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी वो फिक्स कर दिया जाता है, उसकी क्या अथॉरिटी है, उसका क्या किसके साथ रिलेशनशिप्स हैं, वो सब कुछ डिफाइन कर दिए जाते हैं। जब भी आपको बिठाया जाता है तो कहते हैं ना, जाके रोल नंबर के हिसाब से बिठा दियो, तो मतलब आपको एक हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपका रोल नंबर। उसके बाद आपके ऊपर हायर अथॉरिटी जो है आपकी टीचर आ गई, जिसको आपने अकाउंटेबल होना, अपने होमवर्क के लिए जाके बात करनी है। आपका एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया, एक स्टूडेंट टीचर रिलेशन, और आपस में एक स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया। तो ये सब होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ऑन दी अदर हैंड, वही अगर आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को समझना है तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझ लो आपके दोस्त। अब टीचर ये डिसाइड कर सकती है कि आपको क्लास में किसके साथ बैठना है, पर किसके साथ दोस्ती रखनी है ये आप खुद डिसाइड करते हैं। और जरूरी तो नहीं है कि आप अपने सेक्शन के लोगों के साथ ही दोस्ती रखें, आप अपने सेक्शन के साथ दूसरे सेक्शन के बच्चों के साथ भी दोस्ती रखते हैं। तो ये सब क्या है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कोई भी किसी का भी दोस्त बन जाता है, कोई ऐसे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होता। कई बारी तो आप सीनियर्स के दोस्त बने होते हो, मतलब आप अपने से हेड वालों के भी दोस्त बने हुए हैं, मतलब आपस में। अब यहाँ पे देखो, कोई किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बन जाता है, कोई दोस्त भी बन जाता है, कहीं आपस में एनिमीज भी बन जाते हैं। तो देखो भैया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये सब चीजें आ जाती हैं, जिनका कोई डिफाइंड रिलेशनशिप नहीं है एज सच। चलिए एक एक करके समझना शुरू करते हैं, फॉर्मल के फीचर समझते हैं।
पहला फीचर जो फॉर्मल का हमने समझना है, इम्पर्सनल। जब भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो किसी को पर्सनली दिमाग में रख के नहीं बनाई जाती। एवरीथिंग इज वेरी इम्पर्सनल। कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, कोई पर्सनल थिंग नहीं है। उनको लगा जो सूटेबल है एक जगह पे काम करने के लिए, उनको एक साथ डाल दिया। ये ऑर्गेनाइजेशन मच मोर स्टेबल होती है। अगर आप एक नॉर्मल क्लासरूम को देखो, एक जैसे पढ़ने वाले बच्चे एक साथ डाल दिए गए हैं, उनको पढ़ाना आसान होगा, काम करना आसान होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। इंटर रिलेशनशिप्स डिफाइंड रहते हैं, मतलब पता है कौन सा टीचर यहाँ पे हमारा किस सब्जेक्ट का टीचर है, कौन सा किस सब्जेक्ट का टीचर है, सब चीजें हमें एग्जैक्टली पता है हमारा उनके साथ क्या क्या रिलेशन है। डेलिबरेटली क्रिएटेड, ये अपने आप नहीं बनती, इसको बनाया जाता है, क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, हर चीज को पूरे ढंग से करवाया जाता है। डिपार्टमेंट्स जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था, टीमें बनाई गई, वो बॉस द्वारा बनाई गई, अपने आप नहीं बन गई कि चल तू इसमें चले जा, तू उसमें चले जा, अपने आप नहीं हुआ, हर चीज मेरे द्वारा क्रिएट की गई। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो क्लासरूम में कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वैसे ही एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के दायरे में रहकर चलना पड़ता है, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि अगर आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। बच्चे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो मेरे दिमाग में है, ये बात हमेशा याद रखना, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा को एग्जिस्ट करती हैं। आप कोई भी ऐसी जगह नहीं देखेंगे जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, और कोई ऐसी जगह भी नहीं होगी जहाँ पर कंप्लीटली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो। हमेशा एक ऐसा होता है कि एक मैनेजमेंट फर्म के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों का एक मिक्स चलता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन चलती है और मैनेजमेंट होती है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। मैंने बना दिया क्लास का मॉनिटर, भैया तेरा काम है, शोर नहीं डलना चाहिए, ठीक है। अब कल को शोर डला, बाकी बच्चों को बाद में डांट पड़ेगी, पहले डलेगी क्लास के मॉनिटर को डांट। क्यों? क्योंकि उसको एक रोल दिया गया था जिसको वो सही तरह से नहीं कर पाया। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी कि भैया तेरा काम था शोर ना बजवाना। अब यहाँ पे सिमिलरली ऐसे ही प्रिंसिपल ने क्लासरूम को रोल दे दिया कि आप, क्लास टीचर को रोल दे दिया कि भैया आप हैं इसकी क्लास टीचर, आप है इस क्लास की मेन टीचर जिसको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, अटेंडेंस वगैरह लेनी है। अगर आप अपनी क्लास के अटेंडेंस नहीं लेते सही ढंग से, तो प्रिंसिपल आपको ही बोलेंगे, बच्चों को नहीं बोलेंगे कि उन्होंने अटेंडेंस नहीं दी, टीचर ने अटेंडेंस ली नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान है। जब एक स्ट्रक्चर को प्रॉपर फॉर्मली बनाया जाए, गोल्स भी आपके सब के सब आसानी से पूरे हो जाते हैं, ठीक है जी। फिर आता है स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पहले भी बताया गया, बहुत नेचर में एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन आपकी बन जाती है। फिर आता है यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता था, एक बार रिपीट करा देता हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड माने ऑर्डर जो है वो एक तरफ से ही आ रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड, ऑर्डर जो है एक ही दिशा में एक ही तरफ से आ रहा है। चलिए समझ आई इस बात को। तो मतलब जब आपका एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड है, पता है कि क्लास 9th में क्लास 9th के बच्चे हैं, तो उनको गाइड एक तरह किया जा सकता है एक टीचर द्वारा। साइंस का टीचर साइंस की गाइडेंस दे सकता है, अकाउंट्स का टीचर, मैथ्स का टीचर मैथ्स की गाइडेंस दे सकता है। तो एक यूनिटी ऑफ कमांड बनी रहती है। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब डिपार्टमेंट्स ही अलग अलग हो गए, डिपार्टमेंट्स ही बट गए, तो काम ओवरलैप नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि साइंस का टीचर आके मैथ्स पढ़ाना शुरू हो गया, मैथ्स का टीचर आके फिर मैथ्स पढ़ा रहा है, तो बच्चा दो दो बारी मैथ्स पढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिमिलरली जैसे मैंने डिपार्टमेंट्स बना देते, फूड बेवरेज उसी का ही ध्यान देगा, डेकोरेशन उसी का ही ध्यान, तो क्या होगा, काम ओवरलैप नहीं होगा और काम स्मूथली चलते रहेंगे। चलिए अब ना एक काम करते हैं, इन दोनों को ही याद करने के तरीके सीख लेते हैं। फीचर्स को याद करने का तरीका दरअसल समझाना मैं भूल गया था। हाँ जी, बहुत आसान तरीका, IMDDDR, IMDDDR। इतनी मेहनत दिखा दुनिया देख रोए। भैया इतनी मेहनत करके दिखाओ, इतनी मेहनत करके दिखाओ कि भैया पूरी दुनिया भी तुम्हें देख के रोए कि यार इसके जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। ऐसे बन जाओ। ये है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स। इतनी मेहनत दिखा दुनिया देख रोए। आई माने इम्पर्सनल, एम माने मोर स्टेबल, डी माने डिफाइंड इंटर रिलेशनशिप। ऐसे करके आप सारे के सारे समझ पाएंगे। मूविंग टुवर्ड्स दिस, चलिए हम ये मान के चलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के हर एक बच्चा बहुत अच्छा बच्चा होता है भैया। तो यहाँ पे हमने कहा AGS
UO, ऑल गुड स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ऑब्वियसली, कि जो अच्छे बच्चे हैं वो हमेशा चीज को अच्छे से समझते हैं. ऑल गुड स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड ऑब्वियसली. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. हर चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं. अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देखने में बहुत अच्छी लगती है पर उसके कुछ नुकसान भी हैं, एक एक करके वो डिस्कस कर लेते हैं. लैक ऑफ इनिशिएटिव. चलिए अब क्या हुआ यहाँ पे, मैंने डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया था चीज़ों को. फूड एंड बेवरेज का डिपार्टमेंट अलग था, डेकोरेशन का डिपार्टमेंट अलग था. हो सकता है फूड एंड बेवरेज में एक XYZ नाम का बच्चा है, चलो रामू नाम का एक बच्चा है, रामू को डेकोरेशन के बारे में एक चीज़ बहुत अच्छी पता लगी. पर अब होगा क्या, रामू कहेगा यार मैं किसी के फट्टे में टांग क्यों उड़ाऊं. वैसे तो देखो आजकल सबको आदत है फट्टे में टांग अड़ाने की, बट रामू फिर भी अच्छा बच्चा है, कहता कि यार मैं किसी के मामले में दखल अंदाजी नहीं दूंगा, जो डेकोरेशन वाले कर रहे हैं करने दो. हो सकता है उस चक्कर में क्या हुआ, एक बहुत अच्छा आइडिया हमारे दिमाग से निकल गया. तो लोग इनिशिएटिव नहीं लेते जब वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं. सेकेंड पॉइंट, मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप्स. मैकेनाइज कर देते हैं यार, मशीन थोड़ी ना इंसान है ना. अब मैं कहूँ नहीं नहीं तुम तो इसी को ही बुलाओगे, रामू सिर्फ शामू के साथ बैठेगा, घनश्यामू के साथ नहीं बैठ सकता. क्यों नहीं बैठ सकता भाई, क्या पता वो घनश्यामू का अच्छा दोस्त और उसके साथ मिलकर ज्यादा अच्छे से काम कर ले. क्या पता वो शामू के साथ काम ना कर पा रहा हो और शामू के साथ फिर भी उसको जबरदस्ती काम कराया जाए, बिकॉज दोनों काम करने में एक जैसे. ठीक है ना. तो यहाँ पे एक बहुत दिक्कत आती है कि आप रिलेशनशिप्स को मैगनाइज कर देते हो कि यार इसको बुलाना ही पड़ेगा, इसी के साथ काम करना पड़ेगा. मजबूर होकर इंसान करता है बट कई बार उससे प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है. नेक्स्ट, डिले इन वर्क. मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज बहुत स्ट्रक्चर के हिसाब से चलती है. अब कई बार क्या होता है, जब जरूरत के ज्यादा भी आप हर चीज को स्ट्रक्चर 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 के पीछे पढ़ते रहो ना, फिर हर चीज एक चेन में आती है. पहले एक ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी, फिर जाके बॉस को पता लगेगा. उस चक्कर में बहुत बड़ी डिसीजन मेकिंग और काम में ना एक डिले आ जाता है. ठीक है जी. अब यहाँ पे लिमिटेशन से हम समझेंगे LMD माने लाइफ में दर्द. भैया लाइफ में बहुत दर्द है, लिमिटेशन याद कर लेना. सिंपल सी बात है, दर्द तो जाएगा नहीं बट कम से कम लिमिटेशन याद हो जाएगी. ठीक है ना. मूविंग टुवर्ड्स टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. मतलब आपको ऑलरेडी समझा दिया गया है, अब एक एक करके फीचर समझ लेते हैं. पहला, नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड. दोस्त क्या धक्के से बनाए थे, क्या प्लानिंग करके दोस्त बनाए थे, नहीं ना. दोस्त तो अपने आप बन गए थे ना, कुछ क्लासरूम में कुछ क्लासरूम के बाहर. क्यों, इंटरेस्ट मिलते थे, बातें मिल गई, कोई मौका मिल गया. तो क्या हुआ, कभी भी इसको आपने खुद क्रिएट नहीं किया, अपने आप क्रिएट हो गया. सेकेंड पॉइंट, लैक्स स्टेबिलिटी. कभी देखा है ऐसी दोस्ती जहां पर कभी लड़ाई ना हो. अगर ऐसी है दोस्ती तो वो असल में दोस्ती है ही नहीं, फिर वो सौदा है. सिंपल सी बात है, देखो यार दोस्त हैं, आपस में लड़ेंगे मरेंगे खुश होंगे, कभी एक दिन बहुत ज्यादा अच्छा है, दूसरे दिन एक दूसरे का ही सिर फाड़ने को चल रहे होंगे. तो दोस्ती में कोई स्टेबिलिटी नहीं है. ठीक है, रिश्तों में कोई स्टेबिलिटी नहीं होती. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिश्तों पे बनती है तो उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं है. तीसरा, नो प्लेस इन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट. देखो सिंपल सी बात है, अगर आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को ट्रैक करने बैठ जाओ ना, कभी पॉसिबल ही नहीं है उसको ट्रैक करना. क्यों, हो सकता है क्लास 6 का एक बच्चा क्लास 9 के एक बच्चे का बहुत अच्छा दोस्त है, क्लास 9 का एक बच्चा क्लास 11 के बच्चे का बहुत अच्छा दोस्त है, 9th A का बच्चा 9th B के बच्चे का बहुत अच्छा दोस्त है. मतलब भैया मतलब कोई तरीका ही नहीं है कि आप इसको ऑर्गेनाइजेशन की चार्ट में कंसिडर कर लो. कई बार तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है कि एक बॉस या एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय का ही बहुत अच्छा दोस्त होता है आउट ऑफ द फॉर्मल लाइफ. राइट, तो कोई तरीका नहीं. नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल. यहाँ पे आपकी आती है पर्सनल प्रेफरेंस, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना, ये आपकी मर्जी है. देखो काम पे तो जिसको बुलाना है बुलाना पड़ेगा, यारी दोस्ती किसके साथ रखनी है, घूमने फिरने किसके साथ जाना है, खाने पीने किसके साथ जाना है, वो हमारी पर्सनल चॉइस आ जाती है. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अगर मैं आपसे पूछूं, आज की डेट में मोस्टली जो आपके दोस्त हैं कहाँ से बने, कोई कहेगा भैया क्लास से बने, कोई कहेगा भैया ट्यूशन से बने, कोई कहेगा भैया एकेडमी से बने, कहीं से बने. ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, ये सब थी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. आपकी क्लास, आपकी ट्यूशन, आपकी एकेडमीज, ये सब क्या थी, आपकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. ज्यादातर जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं वो थ्रू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू होती हैं. पहले दोस्त ज्यादातर आपके जब बनते हैं धीरे धीरे स्कूल वगैरह में जाकर बनने शुरू होते हैं. तो ये चीज का ध्यान रखना है हमेशा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में से ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं. इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. देखो तीन नाम, रामू, शामू, टामू, चलो टामू रखते हैं.
ठीक है जी। इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या हुआ, रामू हो सकता है जो बात शामू से करे वो शामू को बोल दे भैया किसी को बताना मत, शामू हो सकता है टामू को बता दे, टामू दोबारा बाद में जाके हो सकता है रामू को बता दे, शामू ने भी टामू को बोला था भैया किसी को बताना मत, हो सकता है रामू ने शामू को बताया, रामू ने शामू स्किप करके टामू को बता दिया। मतलब कि इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, कोई भी किसी से भी बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रक्चर है कि भैया यूनिटी ऑफ कमांड होगी कि सिर्फ ग्रुप में रामू ही बोलेगा और कोई बोलेगा नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट कम्स नो रिटन रूल्स, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते यार इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। यारी दोस्ती है अपने हिसाब से निभाओ, जैसे निभा सकते हो निभाओ, नहीं निभाओ रे नहीं निभाओ। ऐसा नहीं है कि भैया इसको बुलाना बंद करना है तो इसको 14 दिन का एक पीरियड देना पड़ेगा कि भैया 14 दिन बाद आपको बुलाना बंद कर देंगे, तब तक बुला रहे हैं, जो काम कराना करा लो। ऐसा नहीं होता दोस्ती में। ठीक है जी। चलिए इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका समझते हैं, फनी तरीका बनाया है, DSP-P-F-I-R, मतलब DSP पर FIR। भैया हमने DSP पर ही FIR कर दी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो जो मन कर रहा है कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे एक फनी ढंग से हमने कर दिया DSP पर FIR। ठीक है जी। चलिए अब इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस दोनों समझ लेते हैं। ठीक है जी। नाउ एडवांटेजेस मतलब SOS, इमरजेंसी आ गई भाई, एडवांटेजेस समझने की इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, SOS। चलिए सबसे पहले फास्टर स्पीड, जिसको कम्युनिकेट करना है बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकता है, जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसा नहीं कि अगर मैं यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट में हूँ, हो सकता है मेरा टॉप लेवल मैनेजमेंट वाला एक दोस्त है, मैं सीधा उस तक बात पहुंचा दूं, तो स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन बहुत तेज रहती है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो पाते हैं इस वजह से, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं अगर आप फॉर्मली चलाते रहो तो बहुत बड़ी काम नहीं हो सकता। मान लो लोअर लेवल पे एक बहुत बड़ा इशू आ गया जिस पर टॉप लेवल को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अब अगर मेरा टॉप लेवल पे कोई दोस्त है, मैं सीधा ही जाकर उसको बताऊंगा भैया ऑर्गेनाइजेशन में ये दिक्कत चल रही है, इसको सुधारो, उसी टाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि इनफॉर्मल सिर्फ बुरा ही हो, इनफॉर्मल अच्छा भी होता है बहुत बारी। आखिरी आपकी सोशल नीड्स को पूरा करता है। देखो यार जब एक सोसाइटी में रहते हो ना, हर एक इंसान की कुछ सोशल ज़रूरतें हैं, उसको किसी से रिकॉग्निशन चाहिए, किसी से हंस के बात करनी है, खुश होकर बात करनी है। तो जब तक आपकी ये सोशल नीड्स पूरी नहीं होती तब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम कर नहीं पाते। तो जब आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलेंगे, आपकी सोशल नीड्स ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट हम समझेंगे लिमिटेशन। अगली लिमिटेशन से आ गया पीसीआर, पंजाब पुलिस की जो वैन होती है ना, उसको कहते हैं पीसीआर। ठीक है जी। चलिए प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, बड़ी बड़ी क्या होता है, मान लो मैं एक क्लास का टीचर हूँ, मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट है और 10 के 10 आपस में बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। अब वो 10 के 10 मुझे आज बोलना शुरू किया भैया हमने नहीं पढ़ना, भैया हमने नहीं पढ़ना। क्या हुआ यहाँ पे, वो सब मिल गए। अब पढ़ाई जरूरी थी, चलो मैं कहता हूँ फन भी जरूरी है, बट इस टाइम पे पढ़ाई जरूरी थी, पेपरों के दिन चल रहे हैं। क्या हुआ, प्रेशर आ गया मेरे पे ग्रुप नॉर्म्स का। ठीक है, प्रेशर आ गया, मैं चाहकर भी एक बड़े लेवल पर बॉस होने के बावजूद मैं उनको मजबूरी में भी पढ़ा नहीं पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा, बिकॉज वो समझना चाहते ही नहीं। तो प्रेशर आ गया ग्रुप नॉर्म्स का। दूसरा आ गया रेजिस्ट चेंज, मैंने बोला भैया कल से ट्यूशन का टाइम 4 बजे होगा, बच्चे कहते नहीं नहीं हम तो नहीं आते 4 बजे, हम तो 3 बजे नहीं आए, हम तो अपना 5 बजे ही आएंगे, आराम से ही आएंगे। अरे मैंने कहा भैया अगर हमें ज़्यादा पढ़ना है तो 4 बजे आना पड़ेगा, नहीं आएंगे जी। क्या हुआ, सबके सब मिल गए। इस चक्कर में अगर मैं को चेंज करना चाहता था बड़े लेवल का बॉस होके, फिर भी मैं चेंज नहीं कर पाया। तो बहुत बारी इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत आती है, बिकॉज अब मैं 10 नए स्टूडेंट कहाँ से लेके आऊंगा ना, तो मुझे वैसे ही 10 नए एम्प्लॉय कहाँ से लाऊंगा। तो अगर 10 के 10 मिल गए तो मैं बहुत बारी फर्म में ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नहीं कर पाऊंगा। लास्ट पॉइंट, ये तो सबको पता ही है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चुगली माने र्यूमर बहुत ज्यादा फैलती है यार। हर बात पे इसने इसका वो कर दिया, ये उसके साथ रिलेशनशिप में आ गया, ये इसके साथ वो हो गया, इसका क्या हुआ यहाँ पे। बहुत बारी तो बातें बस अफवाहें फैल रही हैं, सच तो कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्स ने वाई को बताया, वाई ने और मसाला लगाया, ए को बता दिया, ए ने और मसाला लगा के डब्ल्यू को बता दिया। ठीक है जी। तो बातें फैलना शुरू हो जाती हैं और बहुत बारी इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में लड़ाई झगड़े दिक्कत आनी शुरू हो जाती है।